तो आज का डबल हेडर डे ख़त्म हो चुका है। दोनों मैचेस खेल लिए गए हैं और दोनों मैचेस लो स्कोरिंग हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज के दिन में और केकेआर भी जीत गई है, तुम्हारे भाई की फेवरेट टीम जीत गई है। तो इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब इस वीडियो में मैं आपको दोनों मैच की समरी देने वाला हूँ, तगड़ी वाली समरी विद ऑल द मस्तीज़। इस वीडियो में आपको दोनों मैच की समरी दूंगा और हंसी मजाक के साथ दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एसआरएच वर्सेस केकेआर वाले मैच की, जो ऑल तो काफ़ी ज़्यादा वन साइड मैच था, लेकिन मी एज अ केकेआर फैन जो इनकी हरकतें जानता है, मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। रन बॉल के टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा टेंस था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये चोक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन जीत गए हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट में बोला गया था कि ये काफ़ी अच्छा बैटिंग सरफेस है और थोड़ा ड्राइनेस भी है, तो उससे पिच टर्न होगा बाद में। लेकिन यहाँ तक सब कुछ सही था। जाते जाते ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि ये पिच जाएगा 200 रन तक, और हैदराबाद कितने बनाती है 165, वो भी ऑल आउट। मतलब किस तरीके की पिच रिपोर्ट है, मतलब क्या समझे हम। पहले तुम बोलते हो बैटिंग विकेट है, उसी पिच रिपोर्ट में तुम बोल रहे हो ड्राई विकेट है, और उसी पिच रिपोर्ट में बोल रहे हो 200 है, और फिर 165 पे आउट हो रही है टीम। समझ सा नहीं आ रहा है यार, थोड़ी ढंग की पिच रिपोर्ट देना चालू करो यार, या तो पिच निकाल दो, पिच रिपोर्ट ही निकाल दो गेम से। छोड़ो, हम कुछ मैच देख के पता लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके की पिच रिपोर्ट तो कबाड़ है भाई, सिर्फ कबाड़। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो उसमें हैदराबाद के अंदर नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो चुके थे और उनकी जगह आ चुके थे रविचंद्रन, अश्विन नहीं लेकिन रविचंद्रन नाम के एक यंगस्टर आए थे जिनका पहला मैच था ये। थोड़ा अटपटा सा डिसीजन था कि अब हर्ष दुबे को क्यों नहीं खिलाया इनकी जगह, लेकिन फिर भी इनको खिलाया और इन्होंने 4 रन की शानदार इनिंग्स खेली है बाकी हर्षल पटेल भी आए थे, जिसका भी कोई सेंस नहीं था, क्योंकि आपने प्रफुल्ल हिंगे को निकाल के हर्षल पटेल आया, जिसका बिल्कुल तुक नहीं बनाती बात, है ना। तो ये 2 चेंज करे थे अपने हैदराबाद में। कोलकाता ने क्या चेंज करा था, फिन एलन को लाए थे टीम 70 जगह, जो मैं चाहता था दिल से और वो हुआ। लेकिन दूसरा मैं चाहता था पॉवेल की जगह पथिराना लाना, लेकिन वो तो वहाँ नहीं। रहाणे ने शॉकिंग तरीके से बोला मनीष पांडे कम्स इन प्लेस ऑफ रमनदीप। मैंने कहा है ये क्या हो गया अचानक से। और अगर मान लिया, देखो मनीष पांडे के आने से खुश है सारे, मैं भी खुश हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ, मनीष पांडे को खिलाते कहाँ। तुम्हारे टॉप 3 तो सॉर्टेड है, नंबर 4 पे ग्रीन तुम हटाओगे नहीं, नंबर 5 पे अब तुम रिंकू को लाओगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस देता है, और सुनील नारायण से ओपनिंग कराना तो भूल ही जाओ अगर मनीष पांडे खेल रहा है तो। फिर नंबर 6 पे खेलेगा मनीष पांडे, लिटरली नंबर 6 पे मनीष पांडे। थोड़ा अटपटा सा डिसीजन था, लेकिन केकेआर ने लिया है, कुछ सोच के लिया होगा। देखो मैं इतना ट्रोल भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सोच के लिया होगा। तो ये दोनों टीम प्लेइंग 11 चेंज करके लाई थी, और मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें केकेआर ने बाजी मारी है। लेकिन केकेआर में शॉकिंग चीज़ क्या है भाई, तुम 18 करोड़ का बॉलर लाए हो और लिटरली उसको बेंच पे बिठा रखे हो। 18 करोड़ का बॉलर, और ऑल आउट गए थे। ऑप्शन से पहले सबको पता था कि केकेआर पथिराना को खरीदेगी, और सबको ये भी पता था ऑप्शन के बाद कि केकेआर उसको खिलाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं खिला रही है। हाँ माना आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जीत रहे हो, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहते बाई हुक और क्रुक, लेकिन भाई मौका तो देना पड़ेगा ना। लेकिन सही बताओ ना यार, देखो एक लॉजिकली बात करूँ, मतीशा पथिराना के आने के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉलिंग है, नारायण, अनुकूल, कैमरन, कार्तिक, वरुण, वैभव, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो पॉवेल को निकाल के अगर हम पथिराना ले आएंगे और फिर कुछ चटपटा कर देंगे, तो फालतू दिक्कत भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से, अब तुम लोग काफ़ी अपना ओपिनियन तुम भी देना, मेरा ओपिनियन ये है कि केकेआर यहाँ पे सही कर रहा है, सेफ खेल रहा है कि यार ये कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है ना, फालतू छेड़ना ही नहीं है, जो टूटना नहीं है उसे जोड़ना क्यों है। तो केकेआर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही कर रहा है। 18 करोड़, देखो 18 करोड़ मैटर नहीं करता। बहुत सारी टीमें जो 14 करोड़, वो कि ऐसा 13 करोड़ में लिविंगस्टन को लेकर बाहर बिठा रखी है, क्योंकि टीम का बैलेंस उस तरीके से नहीं बैठ रहा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे केकेआर डिसेंट, देखो अच्छे डिसीजन से बताऊँ ना कि यार नहीं खिला रहा है, क्योंकि जब आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जीत रहे हो, आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो चेंज करने की कोई नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और मेरे हिसाब से पथिराना आगे मैच में नहीं खेलेगा, और ऑल तो अगर हम बाहर ही हो जाते हैं फिर तो ऑफकोर्स खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से केकेआर मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे इस कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ने वाले, जो मेरे अकॉर्डिंग सही भी है। फिर मैच स्टार्ट होता है और अपन को टुल्ले का पावर दिख जाता है बात करते हैं हेड की। हेड का पावर दिख जाता है भाई, कार्नेस दिखता है हेड का, और अकेले बलबूते बंदे ने पूरा पावर प्ले कैरी करा है। अभिषेक का तो विकेट आ जाता है, लेकिन हेड ने जो ताबड़तोड़ की इनिंग्स खेली है, सुनील नारायण तक को छक्के चौके मारे हैं, और वैभव, तो वैभव की बाद में बात करूंगा मैं, लेकिन सुनील नारायण तक को अच्छे छक्के मारे हैं यार। कार्तिक त्यागी, कैमरन ग्रीन, भूत बना दिया हर एक किसी का। और 71 रन फॉर 1 लॉस, ये था ऐसा इसका पावर स्कोर। नहीं कराना भरोसा, ये 165 पे कैसे आउट हो गए। अभी तुम्हें बताऊंगा, पूरे मिडिल ओवर की कहानी बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम ये सुनो भाई कि हेड ने क्या करा है। भाई लिटरली हेड का आतंक दिखाई, ये बंदा तो लग रहा है 2024 की क्वालिफायर और फाइनल के बाद पागल हो चुका है कि साले इस केकेआर टीम को तो मारूंगा, कोई भी हो, कहीं से भी हो, सुनील नारायण हो, कोई भी हो, इस टीम को तो मारूंगा। और भाई बंदा जो लपेटा है, मेरी फट गई थी भाई इस टाइम पर सही में कि भाई ये क्या हो रहा है, हम आज का मैच हार गए, हम भी बाहर हो जाएंगे, प्लीज़ भाई इसको आउट करो।
वो तो कार्तिक अभिषेक को आउट कर गया सही टाइम पे। वो तो वरना तो मेरा पावर प्ले में भाई मैं मर जाता, बीपी लो हाई होने कुछ भी होने से बस मर जाता इनकी बैटिंग देख के। वो तो अभिषेक को आउट करा, फिर हेड ऑफ किशन ने 71 मारे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि इनके पास आज 4 ही अच्छे बैटर है, एक तो चला गया, बस चल जाए 3। फिर वरुण चक्रवर्ती आता है। वरुण चक्रवर्ती की आज मेरे को सबसे घटिया बात क्या लगी, शुरुआत के 2 ओवर इसने इतने गंदे डाले हैं, क्योंकि भाई इतनी फ्लाइटेड बॉल एकदम आगे, सेट बैटर को आउट नहीं कर सकते हैं वैसे यार। और ट्रेविस हेड ने जो छक्के मारे हैं, एकदम स्लॉट में बॉल थी, उनको जो छक्के मारे हैं वो माइंड ब्लोइंग थे। लेकिन और वरुण चक्रवर्ती खासियत क्या है, छक्के खा रहा है और फिर अपनी लाइन पीछे कर रहा है स्टंप पे, और फिर उस पर डॉट आ रही है, लेकिन अगली बॉल पे फिर छक्का खा रहा है। अरे जब तुम्हें पता है कि स्टंप पे वो फंस रहा है तो डालो ना। और फिर उसने क्या करा, एक बॉल छक्का खाई, फिर वापस डाली स्टंप पे, और वो हवा में मारने गया, वो कैच हुआ। तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को अकल आई, और उसके बाद जो उसने 2 डाले वो माइंड ब्लोइंग थे। तो वरुण चक्रवर्ती ने गलती करी थी, लेकिन उसका सही करा, वो भी किसके वे में, ट्रेविस हेड के विकेट के वे में, जो गेम चेंजर था। क्योंकि बाकी का स्कोर कार्ड तो बिल्कुल ढीला है हैदराबाद का, ओनली 1%। हाँ, किशन ने भी ठीक ठाक इनिंग्स खेली है, लेकिन ट्रेविस हेड ही था जो मेन कैरी कर रहा था भाई। क्योंकि ट्रेविस हेड का विकेट आते ही हैदराबाद की पारी डगमगाई है। लेकिन मेरे को उसके बाद बात करनी है इसमें वैभव अरोड़ा की, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी देखूंगा जो वैभव को ट्रोल करेंगे उसके 17 रन के ओवर के लिए। लेकिन भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं इसलिए तारीफ नहीं करूँगा कि 8.5 की इकोनॉमी है, वो जो 17 रन का ओवर आया था ना, मैं उसके लिए भी तारीफ करूँगा उस बंदे की। क्योंकि 17 रन के ओवर में ना ट्रेविस हेड ना हर एक बॉल हवा में मारने की कोशिश करी, छक्का मारने की, लेकिन एक भी छक्के नहीं गई। क्यों? क्योंकि 2 तो टॉपेज लगे थे और एक किस्मत का चौका मिल गया था, क्योंकि वो तो फील्डर ही नहीं था भाई। सही बता रहा हूँ, प्रॉपर प्लान के साथ वैभव ने बॉलिंग करी थी, बस उसकी किस्मत साथ नहीं थी पावर प्ले में, इसलिए 17 रन खाए। मे बी वो उस ओवर में विकेट भी निकालता ट्रेविस हेड का। तो मेरा काम क्या है, आपको वो चीज़ें बताना जो मैंने देखी है रियल लाइफ मैच में, और सही में ऐसा हुआ है। वैभव ने अच्छी बॉलिंग करी है और ट्रेविस हेड को किस्मत के चौके, और सही बता रहा हूँ पावर प्ले की वजह से चौके मिले, वरना वैभव के खिलाफ नहीं मार पा रहा था। ये जिसने मैच देखा वो मेरी बात से अग्री करेगा। आप कर रहे हो या नहीं ज़रूर बताना। ये काफ़ी बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वैभव ने 17 रन खाने के बावजूद मैं उसको बैक कर रहा हूँ कि पावर प्ले में उसने बुरी बॉलिंग नहीं करी, वो किस्मत का साथ था। और सही बता रहा हूँ, वो पावर प्ले की वजह से चौका लगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपेजेस थे, बहुत सारी हवा में बॉल गई थी, लेकिन एक भी छक्का नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बॉलिंग अच्छी करी थी। ये आप भी बताना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वैभव को लेकर, और मैं चाहता था ये पॉइंट बोलना, इसलिए मैंने इस बारे में बात करी है। लेकिन उसके बाद बात करते हैं अपन हैदराबाद के मिडल ओवर के फेस की। उसमें आते हैं वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड बाय द वे रोमन पॉवेल। भाई तुमने अगर रोमन पॉवेल का कैच नहीं देखा ना, जाके देखो भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लिटरली क्लासिंग मारता है, फुल शॉट, कोई फील्डर नहीं, आउट ऑफ नोवेयर रोमन पॉवेल हल्क की तरह कूदते हुए आते हैं, 1 हैंड कैच। 2019 में वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स का कैच देखा था ना, एकदम डिट्टो वैसा कैच। और भाई तो बेन स्टोक्स तुम उम्मीद भी लगाते हो, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी फिट है। रोमन पॉवेल से तुम उछल कूद की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो दिखता ही तो हल्क की तरह है। लेकिन भाई मैंने 2 मैच में देखा है, वो पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, उस बंदे ने क्या फील्डिंग करी है। और उसके शरीर पे मत जाना भाई, वो उसकी फिटनेस नेक्स्ट लेवल है, वो उछल कूद भी कर सकता है। अगर तुमने नहीं देखा कैच, वैसे मैं फ़ोटो डाल दूंगा, लेकिन भाई तुम उसका कैच देखो भाई, प्लीज़ देखो अगर तुमने नहीं देखा यार, माइंड ब्लोइंग कैच था। प्लीज़ भाई, कैच और टूर्नामेंट पकड़ा है, और अगर कैच और टूर्नामेंट तो मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। प्लीज़ यार जाके देखो, रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट है। बहुत शानदार कैच था यार। फिर बात करते हैं अपन मिडिल ओवर के फेस की, जिसमें मेन कमबैक हुआ केकेआर का, क्योंकि हैदराबाद ने पावर प्ले में 71 फॉर 1 बनाया था ना, मिडिल ओवर के फेस में हैदराबाद ने लिटरली 77 रन बनाए और अपने 6 विकेट खोए, 6 विकेट। बहुत गंदा स्ट्रैटेजी था एसआरएच का। आते ही सब बंदा अटैक कर रहा है यार, ये क्या है भाई, ये क्रिकेट का मजाक क्यों बना रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लग रहा है तुम हर किसी को अटैक कर सकते हो क्या? कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए 77 फॉर 6 हुआ है। और इसमें मेन क्रेडिट जाता है केकेआर के हर एक बॉलर को। वरुण एंड नारायण को तो जाते ही है। बाय द वे नारायण ने अपने 200 विकेट कंप्लीट कर दिया भाई, द ओरिजिनल गोट ऑफ द आईपीएल। और मैं तो पहले से ही कहता हूँ, पर विराट, रोहित, धोनी, किसी की भी कितनी भी तारीफ़ कर ले, लेकिन भाई मैं अभी बता रहा हूँ, सुनील नारायण से बेस्ट प्लेयर आईपीएल का नहीं है। और अगर मुझे सबसे ग्रेट बताना हो ना आईपीएल का, ओनली 1 प्लेयर, तो मैं सुनील नारायण बताऊंगा भाई। 200 विकेट कंप्लीट करे, और वो क्या बॉल थी यार। सलील अरोड़ा हिल गया, वो डिफेंस करने गया, और मेरे को भी सीन पता नहीं लगा, बोल्ड हो गया। मैं मैच देख रहा था, मेरा अच्छा डॉट बॉल, फिर लोग अरे बोल्ड, इतनी प्यारी बॉल थी वो। और उसके बाद ईशान किशन ने उसको मारा छक्का। ईशान किशन भाई इतना एक्सपीरियंस होगी, क्या कर रहे हो तुमने? सुनील नारायण को छक्का मार दिया है, तुम्हें वो ओवर रिस्पेक्ट से निकाल लेना चाहिए था। एक और अगली बॉल पे छक्का मारने गया, एंड देन
भाई तुम सुनील नारायण को 2 छक्के थोड़ा ना मारोगे। पता नहीं ईशान किशन के क्या दिमाग में आया था कि सुनील नारायण को मारूंगा, एक मार दिया, दूसरा ही मारूंगा, दूसरा मारती सुनील नारायण को बता दिया भाई आई एम द ग्रेट ऑफ द आईपीएल, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो मैं। बाकी वरुण चक्रवर्ती भी फॉर्म में आ चुका है वापस के लिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि पिछले 3 स्टार्टिंग के 3 मैच में देखे तो वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, लेकिन पिछले 4 मैचों में देखे तो वरुण चक्रवर्ती इज बैक इन फॉर्म, और 4 में से 3 जीते भी केकेआर ने, क्योंकि भाई वरुण चक्रवर्ती इज अ बिग एसेट फॉर केकेआर। अगर ये बंदा फॉर्म में होता है तो केकेआर फॉर्म में होता है। 4 ओवर में 36 रन 3 विकेट, जिसमें 2 ओवर में स्टार्टिंग की बहुत गंदी मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो इस बंदे ने कम बैक करा है वो माइंड ब्लोइंग था। और वरुण चक्रवर्ती, अजिंक्य रहाणे की तो क्या ट्रेनिंग हो रही थी भाई। अजिंक्य रहाणे की भी फील्डिंग की बात करनी है यार, अजिंक्य रहाणे ने क्या कैचेस पकड़े हैं, और इस अजिंक्य रहाणे द फील्डर की मैं क्या तारीफ करूँ, तुम सबको पता है यार, तुम कितना भी ट्रोल करो, लेकिन अजिंक्य रहाणे द फील्डर इज ऑलवेज अ बीस्ट मैन, ऑलवेज अ बीस्ट। और सबसे बड़ी बात है, आज तो कैप्टनसी भी अजिंक्य रहाणे की ऑन पॉइंट थी यार, क्या कैप्टनसी करी अजिंक्य रहाणे ने। बॉलर रोटेशन, अनुकूल रॉय को लाना, 2 राइटी आते और वो विकेट भी नहीं ला, और फील्डिंग बैटिंग परफेक्ट था अजिंक्य रहाणे आज, और कैप्टनसी में तो माइंड ब्लोइंग था। प्रूव करा है उस बंदे ने कि वो क्यों बीजीटी 2020 और 2021 जीता था। सही में भाई इतनी शानदार कैप्टनसी करी है। तो इसी के लाजवाब कमबैक, सुनील के 2 विकेट, वैभव का 1 विकेट, कार्तिक के 2, ग्रीन के 1, वरुण के 3, अनुकूल का 1, हर एक बॉलर विकेट लेके गया है, हर एक बॉलर इम्पैक्ट डाल के गया है। और केकेआर का बॉलिंग कौन बोला था भाई वीक है, केकेआर का बॉलिंग ही उनका स्ट्रेंथ है। इसमें 165, पिछले मैच में 150, उससे पहले 150, लखनऊ वाला मैच फंसाया, जीटी वाले में आखिरी ओवर तक लेके गए। ये केकेआर का बॉलिंग है जो उनको इस टूर्नामेंट में लाइव रख रखा है। तो भाई अपना बॉलिंग बिल्कुल वीक नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस बॉलिंग लाइनअप ने जो कमबैक कराया माइंड ब्लोइंग था, और एसआरएच पहुंच जाता है 165 पे। फिर आता है केकेआर, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये टीम कहीं से भी चोक कर सकती है, और स्टार्टिंग के 3 ओवर में सिर्फ 20 रन आए थे, और मेरा यही था कि भाई नहीं, तुम इस माइंडसेट से मत जाओ कि हमें 8-8 रन के साथ जाना, क्योंकि लखनऊ ने भी गलती करी थी, वो हारे थे। एक ओवर बड़ा निकाल दो 15-16 रन का, फिर उसके बाद तुम कैसे ही खेलो, लेकिन पावर प्ले में तुम मिनिमम 50-55 रन मारो। फिर ने मेरी उसी ओवर में बात सुनी और पैट कमिंस को रगड़ डाला। अब तुम बोलोगे भाई 29 रन, ये तो हमारे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, से बताऊँ, ये तो 29 रन है ना कि मैच नहीं है मेरे लिए, ना रघुवंशी के 59 मैच नहीं है, ना रहाणे के 43 रन, रिंकू के 22, मेरे लिए मैच नहीं है फिन एलन के 29 रन, क्योंकि भाई इस ओवर के बाद केकेआर को पूरा गेम में ला दिया था। वो एक होता है ना कि ये ना तुम्हें एक ओवर चाहिए होता है बड़ा, एक ओवर, इसने 27 रन का ओवर दिया केकेआर को, 27 रन का। ये फिनालन का इम्पैक्ट है, इसलिए बोल रहा था इस बंदे को लाने के लिए। अकेले बलबूते सिर्फ 13 बॉल में मैच जीता के चला गया। उसके बाद आउट हुआ ना, मेरे को इस बंदे पे इतना प्राउड था ना, क्योंकि इसने जो इनिंग्स खेली वो माइंड ब्लोइंग थी। और केकेआर का स्कोर इंडिया ने पहुंचा देता है 71 for 1। सही बताऊँ ना, उधर से रहाणे तो बस एक सिंगल ही दे रहा था, हाँ बीच में गैप्स के चौके भी निकाले रहाणे ने, लेकिन मेन तो भाई फिनालन ने। और 21 रन थे 3 ओवर में, पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना था, इसने 27 रन मार के पूरा यूटिलाइज़ कर दिया। सही बताऊँ, इसके आने के बाद भी कोई ज़्यादा रन बने नहीं, लेकिन इसने 27 रन मार दिए तो वही ख़त्म कर दिया इसने मैच, और वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। और मैं इस जीत का वन ऑफ द मेन रीज़न मानता हूँ फिनालन को, सही बता रहा हूँ। अगर मैं जीत का मैन ऑफ द मैच भी देना चाहूँ ना, मैं फिनालन को दे दूँ, अगर बॉलिंग को ना दे सकूँ तो। बॉलिंग ने तो करा ही काम, लेकिन वैसे बैटिंग में मैन ऑफ द मैच मेरे लिए फिनालन है, क्योंकि इसका वो ओवर ही गेम चेंजिंग था भाई। और भाई सही बताऊँ ना, मेरे अकॉर्डिंग अगर फिनालन का वो ओवर नहीं आता ना, तो ये मैच क्या पता केकेआर हार भी सकता था, क्योंकि एक टाइम इतना फ्रीली केकेआर तभी खेल पाया क्योंकि रन अप बॉल करके गया था। तो केकेआर का तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है फिनालन का केकेआर के लिए। और भाई सही बताओ ना, मेरे अकॉर्डिंग अगर फिनालन नहीं होता ना, तो केकेआर कभी इस चेस को इतनी इजीली जीत ही नहीं पाता, क्या पता हार भी जाता, क्योंकि इसने और 27 रन का ओवर दिया ना, तो पूरा रन बॉल कर दिया। और वो ओवर चाहिए होता है ऐसे 165 की चेज में, सिर्फ एक ओवर चाहिए होता है, और वो इसने दे दिया। तो भाई वेल प्लेड फिनालन। और भाई इसको मौका दो यार, इसको पूरा आईपीएल दो, और इसको अगले साल रिटेन करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको खिलाओ अपनी टीम में। टीम से बुरा नहीं है, लेकिन यार देखो फिनालन इज़ मच बेटर। बात करते उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी एंड अजिंक्य रहाणे की पार्टनरशिप। हाँ, अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी की पार्टनरशिप वॉज द गेम चेंजर, क्योंकि ऐसे टाइप के रन चेजर में अगर आपको स्टार्ट मिल चुका है, आपका मेन मोटिव है कि गेम को पूरे टाइम कैरी करना, विकेट मत लूज़ करना, जो कल सीएसके ने भी करा, और मैच जल्दी से जल्दी खत्म करना, जो कि एनआरआर बढ़ सके। और इन्होंने अच्छा करा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रहाणे थोड़ा ज़्यादा धीमा हो चुका था बीच के फेज़ में। वो ट्राई भी कर रहा था, उसको खुद को फील हो रहा था कि मैं धीमा हो रहा हूँ, तभी आप देखोगे रहाणे की तरफ से शॉट्स आ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा शॉट्स आ रहे थे, और एक मोमेंट पर आउट हुआ। और मैं सही बताऊँ, जब रहाणे आउट हुआ ना, इट वॉज मच बेटर फॉर केकेआर, क्योंकि रहाणे हाँ अच्छी इनिंग्स खेला एंड आई रिस्पेक्ट हिम, और मेरा तो भाई फेवरेट प्लेयर है, लेकिन मेरा काम है एज अ क्रिकेट एनालिस्ट कॉल आउट करना ये चीज़ कि जब रहाणे आउट हुआ ना, मैं खुश था कि हाँ अब रिंकू आएगा या ग्रीन आएगा, अब केकेआर का मैच बन जाएगा। तो वो मेरे को लगा काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहाणे ने छोड़ा है, वो मानता हूँ। एंड रहाणे रघुवंशी की पार्टनरशिप वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
और सही बताऊँ, मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेट भी देखा है इन दोनों के लिए, लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इस टाइप के रनचेज़ में आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ती है और इतना धीमा खेल सकते हैं, लेकिन रहाणे वॉज ओवर धीमा, ये मैं मान सकता हूँ। रघुवंशी हाँ अच्छा खेल गया और 125 का स्ट्राइक वॉज नॉट दैट बैड, लेकिन रहाणे ज़्यादा धीमा हुआ। लेकिन इनकी पार्टनरशिप मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट थी। और रघुवंशी की एंकरिंग आज मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से देखी है, मेरे को मज़ा आ गया सही में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 125 का स्ट्राइक, लेकिन भाई सही बताऊँ, रहाणे और केकेआर पे से मेन प्रेशर ये बंदा हटा रहा था मिडल ओवर्स में। फिनालन जा चुका था अपने काम करके, लेकिन रन अप बॉल को भी कैरी कर रहा था ये बंदा। क्या कर रहा था कि 2-3 बॉल बुलाई, एक चौका निकाल दिया, एक और अगला आया उसमें एक चौका निकाल दिया, फिर सिंगल डबल, फिर अगला हुआ उसमें एक चौका, फिर सिंगल डबल, हर एक ओवर में 6 से 7 रन, और फिर रन अप बॉल को फिर आगे कर दिया, फिर उसको और आगे कर दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैच जीत ले गया कि एसआरएच के हाथ से। इसकी आज एंकरिंग देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आया, और अंकरी रघुवंशी की यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करनी है आज। बाकी 59 रन कुछ अप्रिशिएट नहीं करना, 2 छक्के तो हमारे वो भी माइंड ब्लोइंग थे बाय द वे, लेकिन वो भी नहीं करने। लेकिन जिस तरीके से आज एंकर करा है इसने, अगर आपने नहीं देखा ना तो एक बार जाके देखना। एक जैसे मान लो एक ओवर खेल रहे हो आप, 2 डॉट बॉल आ गई, उस पर 2 चौके निकाल दिए, सिंगल आ गया तो एक चौका निकाल दिया। चौका निकालने से क्या हो रहा था, वो रन अप बॉल भी फिर कम हो गया आगे जाके। तो रघुवंशी ने काफ़ी अच्छा जॉब करा बीच में, और रहाणे के साथ मिलकर ग्रेट पार्टनरशिप बनाई। मेरे अकॉर्डिंग केकेआर का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव यही था कि विकेट्स नहीं खोने आज, जो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इस टाइप के रनचेज़ में विकेट नहीं खोना चाहते। हाँ, रहाणे थोड़ा बहुत स्लो आता, और रहाणे के विकेट से भी इम्पैक्ट आया केकेआर के लिए कि रिंकू सिंह आके थोड़ा 200 के साइड से रन खेल लिया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मूव अच्छा यही था कि विकेट्स नहीं खोए। और जब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना, तब जाके एक विकेट खोया, फिर रघुवंशी आउट हो गया, लेकिन फिर तो रिंकू ग्रीन को छोटा सा काम करना था और वो उन्होंने कर दिया। और अब केकेआर के पास भी बाय द वे हो चुकी है 3 लगातार जीत। और क्या लग रहा है भाई, केकेआर आ रही है क्या प्लेऑफ की रेस में? आप बताना। मैं तो केकेआर का फैन है, तो ऑफकोर्स उनको बैक करूँगा। बाकी इस मैच में तो बस इतना ही। अब दूसरे मैच के बारे में बात करनी है अपन को, जो था अपना पीबीके वर्सेस जीटी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच हुआ है। पंजाब एक और मैच हार चुकी है, बाय द वे 2 हार चुकी है लगातार, केकेआर 3 जीत चुकी है लगातार। तो इस मैच में तो इतना ही, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ केकेआर जीत चुकी है। अगर आप भी केकेआर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, वीडियो खत्म नहीं हुई है, बस बीच में थोड़ा रिमाइंडर देना पड़ता है यार, तुम भूल जाते हो, क्योंकि मेरे को पता है सब्सक्राइब तो तुम अभी भी नहीं करोगे। करा नहीं ना, पता ही था नहीं करोगे, देख लो नहीं करा तो नहीं कराना सबसे, तो अब कर दो यार। सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब प्लीज़ जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई को सपोर्ट करो। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे मैच की तरफ। तो जो दूसरा मैच हुआ था वो हुआ था जीटी और पीबीकेएस के बीच में, और ये एक थ्रिलर हुआ है। ऐसे बताऊँ, दोनों मैचेस आज 160 170 वाले गए हैं, तो लो स्कोरिंग थ्रिलर हुए हैं। थ्रिलर पहला वाला तो नहीं हुआ, लेकिन लो स्कोरिंग हुआ है, और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और पंजाब ने भी, देखो बताऊंगा आपको, पंजाब हारा है मैच, लेकिन वैसे पंजाब का एक अच्छा कमबैक दिखा था। आपको एक एक करके हर एक छोटी छोटी समरी दूंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा सही में। तो अभी इस मैच की बात करते हैं। जीटी आता है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था। फाइनल कोई टीम इतने टाइम पर टॉस जीत के बॉलिंग कर रही है और रियली में जीत रही है। फिर वो आज कमिंस भी आता है बैटिंग, रहाणे भी बोल रहा है मैं बैटिंग करूँगा, फिर कल गायकवाड़ भी बैटिंग, हार्दिक भी बैटिंग, सभी बैटिंग। भाई बॉलिंग लो, चेस करो, मस्त जीतो। और फिर हुआ जीटी को फ़ायदा करा, क्योंकि सिराज आता है एंड ऑन दी फर्स्ट ओवर मैन प्रियांश आर्यन कूपर कॉर्नली को एकदम टेस्ट मैच वाली बॉल पे आउट करता है, और माइंड ब्लोइंग थी। 2 रन पे 2 विकेट हो गए थे। फुटबॉल खेल के गया है सिराज आज पंजाब किंग्स के साथ, और पंजाब को पावर प्ले की पहली ही बॉल पे भाई धाराशाही कर दिया। उसके बाद प्रभसिमरन श्रेयस अय्यर थोड़ा बहुत कमबैक देते हैं, लेकिन फिर आता है कगिसो रबाडा। एक तो गिल की कैप्टनसी, भाई गिल से बताऊँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, वो एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टनसी करता है बंदा अपना। 3 सिराज को दूंगा, 3 रबाडा को दूंगा, बाकी होल्डर को चलाऊंगा, बीच में राशिद, बस मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्लिक कर रहा है उस बंदे का, भाई सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। रबाडा आता है 6ठे ओवर में, क्योंकि ना प्रभसिमरन श्रेयस अय्यर ने अच्छा कमबैक कर लिया था, थोड़ा बहुत चौके आ रहे थे, और आप पंजाब जैसी टीम को सही बताऊँ नहीं दे सकते मौका वापस कमबैक करने का, क्योंकि ये इस साल चैंपियन की तरह खेल रही है, उनको वापस मौका दिया, ये कर लेते हैं कमबैक अच्छा खासा। रबाडा आता है, और भाई रबाडा की एक खासियत, रबाडा आता है प्रभसिमरन को तो आउट करता ही है, और वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन भाई रबाडा इस सीज़न कितनी 150 प्लस बॉलें टच कर सकता है यार, कितनी कर सकता है, मतलब एक ह्यूमनली कितना पॉसिबल है। एक तो आरसीबी वाला मैच था भाई, उसमें तो उसने हर एक बॉल, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 की 6 बॉल 150 प्लस डाली है, बताइए। और आज भी प्रभसिमरन का आउट करता है, 152 की बॉल थी वो। रबाडा इतने कंटिन्यूसली, इतनी कंसिस्टेंसी से ये कैसे कर पा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसका एक्शन रीड करा, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखा। मैंने उसका बॉलिंग रिलीज चेक करा, कोई डिफरेंस नहीं दिखा। पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है कि 150 लगातार फेंक रहा है।
अगर भाई तुम 7-8 बॉलें लगातार 150 की फेंक रहे हो ना, मतलब वो तुक्का नहीं है, वो तुम इंटेंशनली फेंक रहे हो, और वो इंटेंशनली फेंक पा रहा है, दैट इज़ ब्रिलियंस ऑफ रबाडा यार। ये मेरे अकॉर्डिंग किसी ने नोटिस करी ना करी, मैंने तो करी, और मेरा काम था आपको बताना, मैंने बताया, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इससे। और सबसे बड़ी बात करनी है भाई मिडल ओवर के फेस की, क्योंकि पावर प्ले में तो पंजाब बनाता है 35 और 3 विकेट, प्रॉपर धराशायी हो चुका है, लेकिन फिर मिडल ओवर का फेस आता है, और मिडल ओवर में सबको था कि कमबैक करेगा पंजाब। हाँ, डिसेंट बोल सकते हैं कि डिसेंट कमबैक करा है। 91 रन बनाए पंजाब ने 3 विकेट में, कि 10 का रन रेट कैरी कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे भी 3 विकेट खोए। मिडिल ओवर में देखो रन तो बनाए, लेकिन सबसे बड़ा एज क्या था भाई, श्रेयस अय्यर का विकेट मिल गया था उनको, जीटी वालों को 91 फॉर 3। और इसे उससे बताओ ये सिर्फ शेडगे स्टॉइंस की हुई, इनकी भी आगे जाके बात करूँगा, लेकिन एक टाइम पे पंजाब वॉज 47 फॉर 5, 47 पर 5 थे जब शेड और स्टोनिस खेल रहे थे, 47 5 धराशायी हो चुके थे, और उसका मेन क्रेडिट जाता है भाई जेसन होल्डर को। मैंने पिछले मैच में इसकी तारीफ करी थी कि लोग भाई इसको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, भाई ये इंटरनेशनल बॉलर है, और इवन आईपीएल में भी इसने शिवम मावी को 5 बॉल पे 5 छक्के मारे, पता नहीं लोग भूल गए क्या इतनी जल्दी। अगर आपको याद नहीं है सर्च करना के वर्सेस एलएसजी 2022, और आपको दिखेगा भाई इसने शिवम मावी को 5 बॉल पे 5 छक्के मारे, उसने एलएसजी के लिए उस साल भी इम्पैक्ट क्रिएट करा था, और इस साल भी जीटी ने काफ़ी लेट खिलाया, लेकिन जब खिलाया ना भाई जीटी को एक अलग सा बैलेंस दे रहा है बंदा, 4 ओवर हर मैच में फेंक के दे रहा है, और आज तो 4 विकेट निकाले, जिसमें श्रेयस अय्यर का विकेट भाई वो क्या प्यारी शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट बॉल से अटैक करता गया, आज अपनी हाइट का यूज़ करा और श्रेयस अय्यर को प्रॉपर बोल्ड मारा, विराट कोहली की तरह 19 नवंबर की तरह। वो सॉरी यार, अरे यार गलत याद दिया, चलो कोई ना, मैच के बीच में मैच में वापस आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करनी है भाई, श्रेयस अय्यर को जिस तरीके से आउट करा ना, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था भाई, और नेहाल वडेरा को भी आउट करा, फिर उसने मार्कस स्टोइनिस को सेट होके भी आउट करा, फिर उसने 3 बड़े विकेट निकाले हैं, और 47 पे 5 कर दिया था भाई एक टाइम पे पंजाब को। हाँ, अकेले नहीं करा, सिराज अपना होल्डर ने मिलकर करा, लेकिन भाई होल्डर के पास श्रेयस अय्यर का डायमंड विकेट था भाई, और वो उसके पास था, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एसेट वो था। लेकिन फिर अब बात करते हैं थोड़ी पंजाब की, तो बहुत तारीफ हो चुकी है जीटी की, 47 पे 5 होल्डर सिराज रबाडा सबकी तारीफ हो चुकी है। अब बात करते हैं पीबीकेएस की थोड़ी बहुत। भाई साहब शेडगे एंड स्टोइनिस, मैं पिछले मैच में बोला था कि शेडगे को निकाल के शशांक ले, क्योंकि मेरे को शेडगे से कोई पर्सनल हेट नहीं है, लेकिन मेरा सर शशांक को निकालने का क्या सेंस है। और उसमें जो 91 फॉर 3 बने ना पंजाब के मिडल ओवर में, मेन क्रेडिट इन दोनों को जाता है, क्योंकि इन दोनों ने कराया पंजाब का लाजवाब कमबैक। क्योंकि आप देख लो ना 47 फॉर 5 थे, और इंडिया 163 फिनिश कर रहे हो, वो भी 1 विकेट रह के, तो आपने डिसेंट नहीं काफ़ी लाजवाब कमबैक कर लिया है 47-5 होने के बाद। और उसमें मेन करने जाता है शेडगे स्टोइनिस को। सबसे बड़ी बात 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है शेडगे, प्रेशर में भी 5 छक्के मारे हैं। स्टोइनिस खुद 129 के स्ट्राइक रेट से खेला था, क्योंकि उसको था कि विकेट बचाना है, लेकिन शेडगे यंग खिलाड़ी भाई 200 के स्ट्राइक रेट से मारा है। और मेरे को लग रहा था कि देखो कर दी जीटी ने गलती भाई, फिर से दे दिया पंजाब को कमबैक करने का मौका दिया था, क्योंकि गिल ने थोड़ी ना कैप्टनसी पे अटपटी करी थी, बीच में सुथुर को लगाने का क्या सेंस था यार। और वो सुथुर का ओवर ही आया था, मे बी कितने रनों का, 27 रनों का ओवर आया था भाई, 27 रनों का। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आप ओवर नहीं दे सकते भाई, शेडगे ने मार मार के खोल डाला उस बंदे को। सही में आपको पता है आपके 5 बॉलर अच्छा कर रहे हैं, आपने क्यों, अब देखो आप अरशद खान का एक ओवर घर लेके चले गए, और फिर उस सुथुर ने 27 रन खाए। ये ऐसी टाइप की कैप्टनसी नहीं करनी होती जब आप मैच जीत रहे हो, और ऐसे टाइप के डिसीजन आपको मैच हरवा सकते हैं। आज भी आप हारने वाले थे, वो तो वॉशिंगटन आज में एंड में जाते छक्का मार दिया, तो ऐसे टाइप की कैप्टनसी नहीं कर सकते। और यही मेन रीज़न था पंजाब के कमबैक का भी। लेकिन शेडगे और स्टोइनिस को भी शाउट आउट जाता है, मेनली शेडगे को यार, 200 के साइड से ऐसे कैरी करना वॉज अ माइंड ब्लोइंग जॉब, क्योंकि रन रेट भी संभालना था। रन रेट ऐसा नहीं था कि 10-15 का था, रन रेट 5.5-6 का चल रहा था, उसको 163 पे पहुंचाया इसने, वेल प्लेड। फिर डेथ ओवर में तो पंजाब का कॉलेप्स आता है, क्योंकि शेडगे और स्टोइनिस दोनों जल्दी चल जाते हैं, और पंजाब बनाते हैं सिर्फ 37 उन्होंने 3 विकेट खो देता है। उसकी ज़्यादा बात करनी है नहीं, क्योंकि उसमें भी क्योंकि जब 2 मेन बैटर चले गए तो बॉलर्स क्या ही करते हैं, उसमें फिर जेसन होल्डर रबाडा सिराज इन सब ने विकेट निकाल लिया। लेकिन मेन बात करनी थी मिडिल ओवर के फेस की, जहाँ पे पंजाब ने लाजवाब कमबैक करा, और 164 वॉज अ गुड स्कोर, क्योंकि इस पिच पे था भाई मदद बॉलर्स के लिए। हमने स्टार्टिंग में देखा सिराज के लिए भी, और अर्शदीप और बाटलेट के तो क्या ही बोलूँ, बाटलेट ने मार खाई है, लेकिन दिख रहा था मदद। और जीटी वैसे सही बताऊँ, मैं हमेशा बोलता हूँ इस टाइप के रंजीज के लिए परफेक्ट टीम है, लेकिन आज फंस गया था जीटी, क्योंकि आज टॉप 3 प्रॉपरली क्लिक नहीं करा था। सुदर्शन ने मारी 50, लेकिन एंड मोमेंट पे जाते जाते तीनों निकल लिए थे, और फंस गया था जीटी का। अगर पावर प्ले स्कोर की बात करूँ तो वो था 58 फॉर 1, और इसमें मेन क्रेडिट किसको दोगे तुम, सुदर्शन को नहीं, गिल को नहीं, बटलर को नहीं, इसमें मेन क्रेडिट जाता है अपने जेवियर बाटलेट को। भाई अभी ट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके तारीफ भी करूँगा, लेकिन भाई पावर प्ले में इस बंदे ने जो रन फुड़वाया ना, फिर से अर्शदीप सिंह प्रेशर बना रहा है, उधर से मार्को येंसन प्रेशर बना रहा है, और ये भाई साहब बोले जीटी वालों टेंशन मत लो,
बच्चा है तू मेरा यार, मैं संभालूंगा तुम्हारे लिए। जो बॉलें फेंकी इतनी लल्लू लल्लू सी, और जो चौके खाए हैं इसने, जो छक्के खाए हैं, जो बाउंड्रीज खाई है, जीटी वालों के मज़ा बना दिया। क्योंकि 58 for 1 इसने अकेले बलबूते पहुंचाए, क्योंकि येंसन और रशदी को तो नहीं मार पा रहे थे वो लोग। तो ये था पावर प्ले स्कोर। और ऑफकोर्स ये कुछ देखो जीटी जैसी टीम से अपन 70-80 रन उम्मीद भी नहीं लगाते यार उनसे। 58 for 1, और भाई से बताऊँ जीटी से एवरेज लिए परफेक्ट है। 58 for 1 होगा था, लेकिन भाई शुभमन गिल का विकेट निकाल लिया था हर्षदीप सिंह ने, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा पंजाब के पास कि यार सिर्फ 2 बैटर्स और हैं, फिर गेम में आएंगे। और गिल का विकेट निकाला सबसे मेन। अगर सुदर्शन का आउट होता फिर भी मान लेता मैं, लेकिन गिल एक बहुत बड़ा एसेट है गिल जीटी का, और अहमदाबाद में तो और बड़ा है। लेकिन वो निकाला था हर्षदीप सिंह ने, और मे बी वो गेम चेंजर हुआ था। देखो हार गए वो बात अलग है, लेकिन गेम चेंजर तो था। लेकिन उसके बाद बात करते हैं मिडल ओवर के फेस की। और आज भी भाई जीटी के मिडल ओवर्स में दिक्कत हुई है, और मैं सही में जीटी को सल्यूट करना चाहता हूँ कि वो शाहरुख खान को निकाल के सिंधु को लिया है। भाई बंदे ने भले ही 15 रन मारे हो, लेकिन इसमें कम से कम कॉन्फिडेंस तो दिखाए। इससे कम से कम मैं उम्मीद तो लगा सकता हूँ कि बटलर के आउट होते हैं, हाँ सिंधु नाम का बैटर आएगा, चौथे नंबर का बैटर आएगा जो जिताएगा जीटी को। ये शाहरुख खान से मच बैटर है। एंड थैंक यू गिल, थैंक यू नेहरा जी, जिसने भी भले आदमी ने डिसीजन लिया है, थैंक यू सो मच भाई। तुम इस सिंधु को लिया है, और इसको ही बैक कर लो यार, लेकिन शाहरुख खान को मत करो भाई, अब निकाल दो, आईपीएल से बैन कर दो उसको बस। लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहता हूँ जीटी के मिडल ओवर के फेस की, जिसमें जीटी बनाता है सिर्फ 70 रन और खोता है 3 विकेट। अब बताइए आप, पंजाब ने इतने गंदे कॉलेज के बावजूद 91 बनाए तो 3 विकेट खोए थे, लेकिन जीटी ने 70 रन 3 विकेट। और ये फेस गेम चेंजिंग था, क्योंकि पंजाब यहाँ पे जीटी से आगे निकल गया था। ऐसे कॉलेज के बाद पंजाब ने जो कमबैक करा था इवन इन बॉलिंग, वो माइंड ब्लोइंग था। और उसके अंदर बटलर का विकेट आया था सबसे मेन, ये दिक्कत हुआ था जीटी के लिए। और इसका गेम चेंजर कौन था? विजय कुमार वैशक भाई, क्या बॉलिंग करिए, प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आता है और प्रॉपर इम्पैक्ट छोड़ता है। और आप मानोगे नहीं, इसके 2 विकेट बताऊँ कौन से हैं? सुदर्शन एंड बटलर। माई इसने बंदे ने पूरा गेम पलट दिया था। जीटी के टॉप 3, जीटी का टॉप 3 क्या करता है, मिडल ओवर में पूरा गेम लेता था ना टीम से, इस बंदे ने मिडल ओवर में इन दोनों को आउट कर दिया। माइंड ब्लोइंग था। और सबका मेरा रिएक्शन तो मेनली ये था, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या है 7-8 के रन रेट से रन बना रहे थे, और मेरे को समझ आ गया था आज लो भाई, आज आ गया जीटी का मिडल ऑर्डर लपेटे में, आ जाता मज़ा। अगर शाहरुख खान होता ना तो और मज़ा आता आज। लेकिन विजय कुमार वैश्य की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि भाई मिडल ओवर के फेज़ में जीटी के टॉप से आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो खुद से कभी मौका नहीं देते। उनको सेंसिबिलिटी है कि हमें किस तरीके से खेलना है, उनको गेम नॉलेज है। लेकिन अगर तुमने उनको आउट करा है, मतलब तुमने कुछ चमत्कार कराया आज सही में। और विजय कुमार वैश्य के लिए भाई तालियां बनती है। घर पे बैठे हो तो तालियां बजाने ना। पंजाब फैन तो पाव पड़ जाना उनसे। लेकिन बात करते हैं मिडिल ओवर के फेस की फ्रॉम जीटी पर्सपेक्टिव यार। 70 रन फॉर 3 विकेट, जब आपको 58 for 1 का अच्छा स्टार्ट मिल चुका है, और आपको नेट नहीं सुधारना क्या? क्योंकि ये बताऊँ, अभी 4 टीम 12 पॉइंट्स पे अटकी हुई है, 4 टीम। और भाई अब की बात 16 पॉइंट्स पे भी आप इजीली क्वालीफाई नहीं करोगे, नेट 28 से करोगे। ये मेरे अकॉर्डिंग जो 163 का चेज़ है ना, ये अच्छे तरीके से होना चाहिए था। कि मिडिल ऑर्डर इतना नकली हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड बाय द वे वॉशिंगटन सुंदर को शाउट आउट जाता है भाई, क्योंकि बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। इंडियन टेस्ट प्लेयर है भाई, ऐसी उम्मीद नहीं लगाते हम इससे। लेकिन आज जो इनिंग्स खेली है वो माइंड ब्लोइंग थी। अगर ये नहीं होता ना, वो तो भाई से बताओ जीटी की ना थोड़ा बहुत किस्मत भी साथ देता है भाई। क्योंकि अब तक वॉशिंगटन आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन जैसे इस पर बात आई, जैसी गेम आज मिडल ओवर पे आई, ये चल गया। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में होता ना, ख़त्म था जीटी का गेम। लेकिन ये चल गया, ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव रहा जीटी के लिए। लेकिन कब तक चलेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो अभी कहना चाहूँगा कि जीटी खुश तो हो रहा है, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। और ट्रॉफी जीतना इस टीम के साथ अभी भी मुश्किल है, क्योंकि 3 बंदे आपको ट्रॉफी नहीं जिता सकते हैं। लेकिन फिर ज़ेवियर बाटलर की मैंने बोला था ना बाद में तारीफ़ करूँगा। भाई इस बंदे ने डेथ ओवर में जो बॉलिंग करी है, इसने एक ओवर डाला था जिसमें इसने शुरुआत की 3 बॉलों में 8 रन खा लिए थे। 3 बॉल में 8 रन, और मैच पर अब जीटी का बन गया था। इसकी सड़की इसने मारी 3 लाजवाब यॉर्कर, स्लोअर वंस और वेरिएशंस करे, और कैसे तैसे करके जो बची हुई 3 बॉल थी ना, तीनों डॉट कर दी। वो वापस प्रेशर जीटी पे डाल दिया। ये बंदे का डेथ होने जो कमबैक हुआ है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग के 2 ओवर में, मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं है कि इसने 28 रन खा लिए थे, लेकिन बाद के जो 2 ओवर डाले इसने 10 रन खाया। वो भी जब डेथ ओवर में बॉलिंग करा रहा था भाई, बंदा मिडिल ओवर में बॉलिंग करा रहा था। तो ग्रेट कमबैक था भाई ज़ेवियर बाटलर, और मज़ा बना दिया भाई तुमने भी। और मैच को इंटरेस्टिंग करा है भाई पंजाब की बॉलिंग ने भी और जीटी के मिडिल ऑर्डर ने भी। लेकिन फिर आता है आखिरी ओवर का फेज़, जहाँ पे शेयर फंस जाता है, क्योंकि ओवर किसके बचते हैं? स्टॉइनिस एंड चहल, और आपको बताने थे 11 रन। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अब कुछ लोग बोलेंगे चहल को दे देता ये वो, भाई सही बताऊँ स्टॉइनिस को देना सही डिसीजन था। चहल को देता पता नहीं क्या होता है। और एज अ कैप्टन यार तुम कुछ नहीं कर सकते इन सिचुएशन में, तुम्हें देना पड़ता स्टॉइनिस को।
स्टोइनिस को देता है, मैच जाता है रनर बॉल पे, लेकिन स्टोइनिस अपनी पे आ जाता है। फिर स्लोअर वंस यॉर्कर, वो यॉर्कर कितनी प्यारी थी भाई, और फिर मैच को एंड तक लेके जाता है, लेकिन वॉशिंगटन को गलती से फुल टॉस दे देता है और वहीं गेम खत्म, वहीं गेम खत्म। एंड गुजरात जीत जाता है और अपनी आज एक प्रेडिक्शन सही हुई है, एक गलत हुई है, तो इस बात पे भी सब्सक्राइब बनता है। सब्सक्राइब बोल नहीं पा रहा है तो मैं, सब्सक्राइब बनता है, वीडियो पे लाइक बनता है, कुछ भी हो, मेरी प्रेडिक्शन चाहे 10 में 20 में 30 में लगातार गलत हो जाए, तुम्हें सब्सक्राइब करना बनता है भाई, तुम्हारा भाई हूँ मैं, सब्सक्राइब करना बनता है। जाओ करो भाई, सब्सक्राइब करो। लेकिन मेरे को उसके बाद बात करनी है भाई पंजाब की, क्योंकि पंजाब भी अपने 2 मैच लगातार हार चुका है। अब पॉइंट टेबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है बाबा क्योंकि सही सोचता हूँ आरसीबी सबसे ज़्यादा खुश होगा। आरसीबी हारा, टॉप 2 की लड़ाई मुश्किल हुई ना, उसके अगले दिन आरआर हार गया, उसके अगले दिन एसआरएच हार गया, उसी दिन पंजाब हार गया। आरसीबी सोचोगे भैंस की इतनी तगड़ी किस्मत, फिर से सब कुछ इक्वल हो गया अब। तो आरसीबी के लिए फैंस के लिए तो बहुत अच्छी खबर हो चुकी है, लेकिन एज आईपीएल फैन भी बहुत अच्छी खबर हो चुकी है, क्योंकि आईपीएल अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। पंजाब की भी 2 हार आ चुकी है, और मुझसे ज़्यादा कुछ तो कौन होगा, कि केकेआर को काफ़ी ट्रोल करा है इस टीम ने। तो मैं तो चाहता हूँ और हार आए पंजाब की, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं पंजाब की क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भाई इनके जैसा डाउनफॉल किसी ने नहीं देखा, और मैं तो इनके डाउनफॉल का प्रे भी नहीं करता भाई, क्योंकि इनके फैंस जो सफ़र करा है ना, वो किसी ने नहीं करा। पंजाब तो यार वैसे 2 लॉस आई है, लेकिन अभी टॉप ऑफ द टेबल है, और होप करता हूँ कि कम बैक करे। तो इस वीडियो में तो इतना ही, अपने दोनों मैच की समरी की बात कर ली, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है बाय द वे। आप अब इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हो, इतनी एंड तक देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तीसरी बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। भीख मांग रहा हूँ ऐसा लग रहा है भाई, इसे बता रहा हूँ कौन बोलता है आगे जाके भीख नहीं मानते आप ये डिजिटल भीख है, डिजिटल भीख है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और बता देना भाई कलर चेंज कितना होता है, वो रेड से कौन सा कलर होता है वो बताना, है ना। ये क्या 2018 वाली टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ भाई मैं। अरे सब छोड़ो यार, वीडियो को एंड करते, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपने भाई को प्यार दिखाना, कमेंट कर देना मैं और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ और क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।